हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते हैं, कल पशुपालन का पेपर सभी छात्रों का बहुत अच्छा हुआ है। रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन मिला है। तो उसी के आधार पर आज हम कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व यानी पीसीएमबी संपूर्ण ओटी लेकर आए हैं। यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो 28 नंबर आपके कहीं नहीं गए। आप पूरा 28 नंबर करके आएंगे एग्ज़ाम में, यदि आप इसको पूरा देखते हैं। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। यदि आपके पास देखने का समय नहीं है तो कम से कम ईयरफोन लगाकर इसको सुन लीजिएगा। सुन लेने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों, बेहतरीन पूरे ओटी हैं। शुरू से लेके एंड तक हम आपके पूरे ओटी करा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। जितना भी आपका वीडियो है एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, तभी हम लोग 60+ ला सकते हैं। जो आपने सपने सजा रखे हैं वो आपके तभी पूरे होंगे जब आप जो बताया जा रहा है उसको कम्प्लीटली करेंगे। और दूसरी बात बच्चों, सबके पशुपालन में 60+ नंबर आ रहा है। यहाँ तक लगभग 200 कमेंट्स हमारे जो वीडियो डाला था कल उस पे आए हुए हैं। जो पेपर का एनालिसिस किया, 200 कमेंट्स बच्चों के, 60+ सभी के नंबर बैठ रहे हैं एक बार पढ़ने के। और हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, उसकी भी आप चिंता ना करें। आज आप लोग ओटी ले लीजिए और कल आपको जो है वीडियो या शाम तक भी आपको वीडियो आईएमपी क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता ना करें। हम आपके साथ हैं। बस आप लोग जो है ना, जितना कहा जा रहा है उतना कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों स्वस्थ नेत्र की दृष्टिपरास। स्वस्थ नेत्र का दृष्टिपरास होता है कम से कम 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत तक। मतलब कोई व्यक्ति कम से कम 25 सेंटीमीटर की पास से व्यक्ति देख सकता है। और कहाँ तक देख सकता है? अधिकतम अनंत तक देख सकता है। हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। कोई आँखों का दृष्टि जो परास होता है ना, नेत्र का जो दृष्टिपरास होता है वो अनंत तक होता है। और कम से कम 25 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो हम उसको अच्छी प्रकार से नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, स्वस्थ नेत्र का दृष्टिपरास। दूसरा है दूरदृष्टि दोष का कारण क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण लोगों को दूरदृष्टि दोष हो जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, मनुष्य को पास की वस्तु तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देती है। जब मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और पास की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे तो उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तीसरा है आयरिश के मध्य में एक छोटा सा छेद होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। आपने देखा होगी, नेत्र देखा होगा, नेत्र के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली के नाम से जानते हैं। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से पहचाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रकाश का जो कलर होता है ना, किसके द्वारा पहचाना जाता है? तरंग दैर्ध्य के द्वारा हम लोग उसको पहचान सकते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर स्थित होता है। ये पहला ही पॉइंट मैं आपको दोबारा से फिर बता रहा हूँ। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, या दृष्टिपरास भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रखें, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने। नेक्स्ट है शुद्ध वर्ण क्रम में सीमांत रंग बैंगनी एवं लास्ट का सीमा का अंत कौन सा होता है? लाल और बैंगनी दोनों। सीमांत का मतलब होता है शुद्ध वर्ण क्रम, यानी जो इंद्रधनुष बनता है आपका, इंद्रधनुष में आपका सबसे पहले बैंगनी रंग और सबसे लास्ट का रंग कौन सा होता है? लाल। दोनों ध्यान रखें, दोनों सीमा के अंत में। सीमांत का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लास्ट में। लास्ट में लाल और पहले आपका बैंगनी। इस बात का याद रखेंगे आप लोग। स्वस्थ नेत्र के लिए बिंदु का मान अनंत होता है। ये पहला ही पॉइंट फिर दोबारा से आ गया। स्वस्थ नेत्र का दूर का बिंदु अनंत है और सबसे पास का बिंदु 25 सेंटीमीटर है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। धूप के चश्मे की क्षमता शून्य होती है। सही बात है। धूप का चश्मा हम लोग जो यूज़ करते हैं बच्चों, ध्यान रखें, धूप का चश्मा जो हम लोग यूज करते हैं उसकी
जो क्षमता होती है वो शून्य होती है, क्योंकि हम जो चश्मा लगाते हैं धूप वाला, ब्लैक वाला जो भी रहते हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शून्य होता है वो, उसमें कोई नंबर वंबर का कोई सिस्टम नहीं रहता। अपवर्तन का दूसरा नियम के जो खोज करता थे उन वैज्ञानिक का नाम है स्नेल। विशेष याद रखिएगा, अपवर्तन के दूसरा नियम के खोजकर्ता का नाम क्या था? स्नेल। मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है, ध्यान रखें, मानव नेत्र में अभिसारी लेंस। एक बात और याद रखना, जो अभिसारी लेंस होता है ना, उसी को उत्तल लेंस कहा जाता है। मतलब अभिसारी लेंस को ही क्या कहते हैं? उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। ये विशेषकर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और अवतल लेंस जो होता है ना, उसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो भूल मत जाना, कंफ्यूज भी नहीं होना है आपको। उत्तल लेंस बराबर अभिसारी लेंस और अवतल लेंस बराबर अपसारी लेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आ गया होगा पूरा। बात करेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट, लोहा निकिल कोबाल्ट, ये सब क्या है? ये लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं। ये मतलब आपके चुंबक से चिपक जाते हैं। लोहा, निकिल और कोबाल्ट, तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्यूरी टेम्परेचर पर लोहे चुंबकीय जो पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। मतलब ऐसा तापमान, आग में अगर हम चुंबक को डालें तो एक इस प्रकार का तापमान होता है कि उस ताप पर जो चाहे निकिल हो, लोहा हो, कोबाल्ट हो या चुंबक हो, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग उसमें आग में डालें तो क्या होगा? वो अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। मतलब उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जिसका चुंबकत्व नष्ट हो जाए उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एल्यूमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है, ऑक्सीजन है, ये सभी आपके अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, विशेष याद रखना, इसमें से ही पूछा जाना है। एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, प्लेटिनम और ऑक्सीजन, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सोना, चांदी, तांबा, पारा और हाइड्रोजन। ये पांचों जो हैं ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, एंटी मैग्नेटिक बोलते हैं इनको, ठीक है ना। विशेष याद रखें, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ आपको याद होना चाहिए, और मुझे शक हो रहा है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इनको याद रखें। प्रत्येक क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, सबको मालूम है। एक चुंबक होता है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है आपका दक्षिणी ध्रुव और दूसरा होता है आपका कौन सा वाला ध्रुव होता है? उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। और प्रत्येक क्षण होते हैं, छोटा से छोटा चुंबक होगा उसमें भी आपको दो मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय बल शून्य होता है। सही बात है, उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल क्या होगा? बिल्कुल शून्य होगा। जैसे एक कोई चुंबक है, ये चुंबक है आपका, साउथ और नॉर्थ दो पोल हैं, तो इसमें जो उदासीन बिंदु है, उदासीन बिंदु बीच में होता है बिल्कुल चुंबक के, तो वहाँ पर आपका जो परिणामी चुंबकीय बल बिल्कुल उसका क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ पर बिल्कुल ही बल, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, इसलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सही बात है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब कैसे होती हैं आपने पता होगा, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि एक तरफ साउथ है एक तरफ नॉर्थ है, और इस प्रकार से निकलती हैं, आपको मालूम होगा ये, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में, वो विशेष याद रखना, वेबर प्रति मीटर वर्ग होता है। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर वर्ग होता है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र 2ml होता है, सबको याद है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र 2ml होता है, विशेष याद रखें। चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, तो याद रखना, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको ही चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। बल का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। क्या होता है बच्चों? डाइन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव क्या होता है? मतलब यदि हम लोग, सजातीय का मतलब क्या है? यदि हम लोग
क्या करेंगे, नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाएंगे, नॉर्थ को नॉर्थ को, मतलब दो चुंबक हैं जैसे इसमें, इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, और एक और चुंबक है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। इसको अगर हम लोग पास में लाएंगे चुंबकों को, तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, मतलब है एक दूसरे से दूर भागेंगी, चिपकेंगी नहीं। और अगर यहाँ पर मान के चलो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, साउथ होता, जैसे यहाँ पर मैं करूँ साउथ और इधर तर कर दूँ आप करूँ, तो इनमें क्या होगा आपका, आकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे से चिपक जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को पास में यदि हम लोग लाते हैं तो भाई एक दूसरे से चिपक जाती हैं। मतलब क्या होता है, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। विजातीय का मतलब होता है अलग अलग ध्रुव, ठीक है। नर्म लोहे से बना चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, सही बात है। अगर नर्म लोहे से चुंबक बनाते हैं वह अस्थायी चुंबक कहलाता है। चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग अलग प्राप्त नहीं किया जा सकता, सही बात है। कोई भी चुंबक को यदि हम लोग काट कर छोटा सा छोटा टुकड़ा करेंगे तब भी उसमें दोनों ही ध्रुव मिलेंगे आपको, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इसके बाद इस पर इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, उदासीन बिंदु बराबर एफ बराबर एच होता है, इसको विशेष याद रखना आप लोग। और चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र मैं बता चुका हूँ, 2 ml होता है। क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र 2 ml होता है, इसको आपको याद रखना है। प्रभावकारी लंबाई को 2L से प्रदर्शित करते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। आघूर्ण बराबर 2 ml है, जबकि प्रभावकारी लंबाई बराबर 2L अकेला है, जो कि 2L से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक की बात करें, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक 9 सेंटीमीटर प्रति ऑस्ट्रेड होता है, 9 सेंटीमीटर प्रति ऑस्ट्रेड होता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है और इससे ज़्यादा किसी की नहीं होती है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, एक। इसके बाद है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको 37 की जगह आप लोग 36.8 भी 36.9 भी आ सकता है, या आपका ध्यान रखें 98.4 फ़ारेनहाइट में आ सकता है। ये ध्यान रखना है अपन को, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखें। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। सूर्य से ऊष्मा संचरण, ऊष्मा का संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, विकिरण विधि द्वारा, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो किसके द्वारा आती है, विकिरण के द्वारा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। कैलोरी मापी तांबे के बने होते हैं, सबको पता है जो कैलोरी मापने का यंत्र होता है वो तांबे का वो बना होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, याद रखें, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है बच्चों, याद रहे आपको। नेक्स्ट है आपका भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, भाप जो होती है उसकी गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की याद रखना है 80 कैलोरी है, तो भाप जो होती है उसकी 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, और कितनी होती है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है, इससे ज़्यादा किसी की नहीं होती। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि एसआई मात्रक विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का मान होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते। आपको पता है कि तापमान को मापने की 3 यूनिट होती है, एक तो सेल्सियस, दूसरी फ़ारेनहाइट और तीसरी होती है केल्विन, ठीक है ना। तीसरी कौन सी होती है, केल्विन। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सुराही का पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है, सुराही जानते होंगे आप लोग, जो गर्मियों में
बर्तन होते हैं मिट्टी के, उनको सुराही भी बोलते हैं हम लोग, उसका पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, आपको मालूम होगा। और एक -40 डिग्री ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। कितना? -40 डिग्री ताप पर। डॉक्टरी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट तापमान का पैमाना है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसमें जो तापमान मापा जाता है, एक्चुअली वो तापमान फ़ारेनहाइट में मापते हैं। किसमें? फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर मापा जाता है। न्यूटन का शीतलन नियम पौधों के लिए भी लागू होता है। न्यूटन ने एक नियम दिया था शीतलन नियम, जो पौधों के लिए भी लागू होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है, ये ध्यान रहे आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, थर्मामीटर में पारा धातु का प्रयोग करते हैं। जो थर्मामीटर होता है जनरली टेम्परेचर मापने का, उसमें कौन सी धातु होती है? तो याद रखें, उसमें आपकी पारा बोले तो मरकरी आपकी मेटल पाई जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी बर्फ पिघलने लगती है। क्या होने लगती है? पिघलने। तो इसलिए उसका गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, सब जानते हैं। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? जूल। तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा। ताप के अंतर के कारण ऊर्जा ट्रांसफर जो होती है तो उसको हम लोग ऊष्मा कहते हैं। पदार्थों का शीतलन नियम किसने दिया? न्यूटन ने। बार बार आ रहा है, याद रखें आप लोग। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पैमाना है। 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग अधिकतम सेल्सियस को 100 डिग्री तक माप सकते हैं, और फ़ारेनहाइट को 212 डिग्री अधिकतम तक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से माप सकते हैं। और इसके बाद र्यूमर पैमाना जो होता है वो 80 आर तक हम लोग माप सकते हैं। ऊष्मा का मापन कैलोरी मापी द्वारा करते हैं, सब जानते हैं। कैलोरी मापी तांबे के बने होते हैं, ये पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का संबंध सूत्र ये मैं आपको बता रहा था, C/5 बराबर F-32/9। ऐसे कर सकते हैं इसको, C/5 बराबर F माइनस F, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 1 मिनट देख लीजिए आप लोग, इधर लिखा नहीं हो रहा है। F-32/9 इस प्रकार का ये फॉर्मूला होता है। इससे हम लोग C की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेल्सियस की अगर दे रखा है तो F दे रखा हो तो C की निकाल सकते हैं, C दे रखा हो तो F की, इस फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है बच्चों, कृषि में यूरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। सबको मालूम है एग्रीकल्चर में जो यूरिया यूज किया जाता है खेतों में, उर्वरक के फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा है। यूरिया के बायोरेट परीक्षण में विलयन का रंग बैंगनी होता है। जब हम बायोरेट परीक्षण करते हैं तो उसका कलर कैसा आ जाता है? बैंगनी कलर आ जाता है। इस चीज़ की आपको जानकारी होगी। सीरे से एथिल अल्कोहल किण्वन विधि से बनाई जाती है। सीरा क्या होता है आप लोग जानते होंगे, गन्ना से निकला हुआ जो रस होता है से सीरा इसी से निकलता है, आपका गुड़ जैसा होता है पतला, उसको सीरा नाम हमने दे दिया। और उससे एथिल अल्कोहल यानी जो आपकी दारू बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, वो किण्वन विधि द्वारा बनाई जाती है, फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है। शराब का प्रमुख अवयव क्या है? एथिल अल्कोहल। वही मैं आपको बता रहा था। शराब क्या है एक्चुअल में? शराब में क्या पाया जाता है? शराब से नशा क्यों आता है? क्योंकि उसमें एथिल अल्कोहल पाया जाता है, इस कारण से शराब से आपका ध्यान रखें विशेष का नशा आता है। एथिल अल्कोहल। जाइमेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। याद रखें, जो जाइमेज एंजाइम होता है भाई, ग्लूकोज को किस में बदल देता है? एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किण्वन जो होता है फर्मेंटेशन, यह एक धीमी एवं ऊष्माक्षेपी क्रिया है। क्या है आपकी? किण्वन धीमी मतलब धीरे से होता है और ऊष्माक्षेपी क्रिया है। कैसी क्रिया है? ऊष्माक्षेपी क्रिया है।
इसके बाद हम बात करें एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला, तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। याद रखिएगा बच्चों, एथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5OH होता है। ये याद होना चाहिए क्योंकि पूछा गया है C2H5OH। किण्वन की क्रिया के लिए अनुकूल तब तापमान कितना होना चाहिए, तो किण्वन की क्रिया के लिए तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कई जगह 20 से 25 भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही सही माने जाएंगे। किण्वन की क्रिया के लिए अनुकूलतम टेम्परेचर 25 से 30 याद रखें आप लोग। मैथिल एल्कोहल एक विषैला पदार्थ है। जिस प्रकार से शराब में एथिल एल्कोहल पाया जाता है, आपको मालूम है, बता दिया मैंने, तो उसी प्रकार से एक और तत्व होता है जिसका नाम है मैथिल एल्कोहल, जो कि विषैला होता है, जो कि कैसा होता है, जहर होता है। आपने सुना होगा जहरीली शराब, जहरीली जो शराब होती है, लोग इसको पीने से या तो अंधे हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, ध्यान रखें। परिशुद्ध एल्कोहल की सांद्रता 100% होती है, याद रखें। परिशुद्ध एल्कोहल, परिशुद्ध मतलब प्योर जो एल्कोहल होती है उसमें जो एथिल एल्कोहल पाया जाता है ना, वो 100% पाया जाता है। कितना परसेंट, 100% पाया जाता है। इसके बाद दूध से दही बनना, दूध से दही बनना किण्वन क्रिया का उदाहरण है। सही बात है, दूध से दही जो बनाया जाता है ये फर्मेंटेशन का ही एक उदाहरण है। हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहल जल में विलय होता है। सही बात है, एल्कोहल में पानी पाया जाता है, या कह सकते हैं एल्कोहल को पानी में डालें तो भाई आपका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, पता भी नहीं चलता इसमें एल्कोहल है या नहीं है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। याद रखें आप लोग, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों, NH2CONH2 है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन मूत्र के रूप में 30 ग्राम यूरिया, कितना ग्राम बच्चों, 30 ग्राम यूरिया बाहर निकलता है पर डे, ये आपको याद हो। पावर एल्कोहल में 80% एथिल एल्कोहल एवं 20% पेट्रोल एवं बेंजीन होता है। आप जानते हैं कि पावर एल्कोहल का उपयोग आपके हवाई जहाज, बस आदि के इंजन में किया जाता है। जो पावर एल्कोहल होता है उसमें 80% तो एथिल एल्कोहल होता है और 20% आपका क्या पाया जाता है, पेट्रोल एवं बेंजीन का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है परिशोधित एल्कोहल। ध्यान रखें, कंफ्यूज मत हो जाना, एक परिशुद्ध एल्कोहल था जिसमें 100% एल्कोहल था, लेकिन ये परिशोधित एल्कोहल है जिसमें 95.6% परिशुद्ध एल्कोहल पाया जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे। मैथिल एल्कोहल एक प्राथमिक एल्कोहल होता है। मैथिल एल्कोहल क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल होता है, जबकि एथिल एल्कोहल होता है जो कि द्वितीयक एल्कोहल होता है, इसलिए याद रखें आप लोग। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था। सबसे पहले प्रयोगशाला में किसको बनाया गया, यूरिया, तभी तो यूरिया कार्बनिक होता है। आपने सुना होगा, अपने फसल उत्पादन में मैंने पढ़ा रखा है आपका खाद एवं उर्वरक में अंतर, तो वहाँ पर दे रखा है कि सभी उर्वरक जो होते हैं ना अकार्बनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, सिर्फ यूरिया को छोड़कर। यूरिया अकेला कार्बनिक होता है, उसका कारण ये है क्योंकि यूरिया को प्रयोगशाला मतलब लैब में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होलर, इन्होंने क्या किया था कि यूरिया को मनुष्य के मूत्र से प्राप्त कर लिया गया था। मनुष्य के मूत्र में यूरिया पाया जाता है, ठीक है ना, इस कारण से यूरिया जो होता है ना वो कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, ध्यान रखें आप लोग। यूरिया में बच्चों 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो आप सब लोग जानते होंगे। यूरिया को सबसे पहले सन 1773 में एक वैज्ञानिक थे रोले, इन्होंने वैज्ञानिक ने मूत्र से प्राप्त किया था, मनुष्य के मूत्र से इन्होंने प्राप्त किया था, ये याद रखेंगे आप लोग। शराब का प्रमुख अवयव एथिल एल्कोहल होता है, ये अभी बता चुका हूं आपको। किण्वन के लिए पीएच कितना चाहिए, तो 6 से 7 पीएच पे अच्छी प्रकार से हो जाता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल, ध्यान रखें। इस प्रकार से मैथिल एल्कोहल का IUPAC नाम मेथेनॉल होता है, उसी प्रकार से एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। इस IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एलाइड केमिस्ट्री, याद रखें यदि पूछ ले तो, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एलाइड केमिस्ट्री, ठीक है। मैथिल एल्कोहल का सूत्र ये नहीं है बच्चों, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र C2H5OH।
मैथिल एल्कोहल का सूत्र यहाँ पे नहीं है। CH3 उसका होता है शायद CH3 H5OH ऐसे करके कुछ होता है, उसको देख लेना, थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ मैं, एक बार चेक कर लेना आप लोग अपनी बुक्स में। मैथिल एल्कोहल का फॉर्मूला जो है ना, एथिल एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैथिल एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल और एथिल एल्कोहल को द्वितीयक एल्कोहल कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तेल और वसा। तेल और वसा दोनों ग्लिसरॉल तथा उच्चतर वसीय अम्लों के ट्राइस्टर या ग्लिसरॉइड्स होते हैं। तेल और वसा दोनों क्या होते हैं? ग्लिसरॉल तथा उच्चतर वसीय अम्लों के ट्राइस्टर या ग्लिसरॉइड्स होते हैं। कपड़ा धोने के साबुन, सब जानते हैं कपड़ा धोने के साबुन में उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सोडियम। सोडियम याद रखना आप लोग, कपड़ा धोने का जो साबुन होता है उसमें सोडियम लवण पाए जाते हैं। और नहाने के जो साबुन होते हैं, कौन से? नहाने के जो साबुन होते हैं बच्चों, उसमें उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, कपड़ा धोने के साबुन में सोडियम लवण और नहाने के साबुन में पोटेशियम लवण पाए जाते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट एक अच्छा अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब जानते हो आप लोग, जो पाउडर होता है ना, निरमा पाउडर, घड़ी पाउडर जो आता है, उसको हम लोग हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है, क्या नाम है? सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये एक बहुत अच्छा अपमार्जक होता है। क्या होता है? अच्छा अपमार्जक। किसी भी एस्टर के किसी भी क्षार द्वारा जल अपघटन क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। किसी भी एस्टर के किसी भी क्षार द्वारा जल अपघटन क्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है, याद रखें आप लोग। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट आपका साबुन जो होता है ठंडी विधि तथा गर्म विधि व आधुनिक विधि द्वारा बनाया जाता है। साबुन बनाने की 2-3 विधियां होती हैं, ठंडी विधि, गर्म विधि एवं आधुनिक विधि। तीनों विधि से आपका साबुन बनाया जाता है। उच्चतर वसीय अम्लों के धात्विक लवणों को साबुन कहते हैं। साबुन क्या होता है? उच्चतर जो वसीय एसिड्स होते हैं उनके धात्विक लवणों को ही साबुन कहा जाता है। तेल व वसा रासायनिक रूप में एक पदार्थ हैं, परंतु भौतिक अवस्था में वह भिन्न होते हैं। सही बात है, क्योंकि तेल और वसा को यदि हम फिजिकली देखें तो तेल अलग दिखाई देगा और फैट अलग। जैसे हम रूम टेम्परेचर पर तेल को रखेंगे तो वह लिक्विड अवस्था में रहेगा, और रूम टेम्परेचर पर वसा को रहेंगे तो वो आपकी सॉलिड अवस्था में पाया जाएगा। इसलिए भौतिक अवस्था उनकी अलग अलग होती हैं। नहाने के साबुन अच्छे तेल व वसा तथा पोटेशियम लवण से बनाए जाते हैं। नहाने का जो साबुन होता है ना, उसमें अच्छा ही तेल यूज होता है, अच्छा ही फैट यूज होता है एवं अच्छा ही पोटेशियम लवण यूज होते हैं। जैसे उल्टा कर दीजिए, नहाने जो आपका कपड़ा धोने का साबुन होता है उसमें तो घटिया क्वालिटी का तेल, घटिया क्वालिटी के आपकी फैट तथा सोडियम लवण यूज होते हैं। ठीक है, याद रखें। तेल द्रव तथा वसा ठोस अवस्था में होते हैं। सही बात है, तेल द्रव अवस्था में और वसा ठोस अवस्था में पाया जाता है। कपड़े धोने के साबुन में सस्ता तेल और वसा उपयोग करते हैं। आपको बता ही दिया मैं आपको, सस्ता तेल प्रयोग करते हैं, सस्ता ही वसा यूज करते हैं। सस्ता सुगंधित पदार्थ कपड़ा धोने के साबुन में उपयोग किया जाता है, बता चुका हूं मैं आपको। नारियल का तेल वानस्पतिक वसा है और जैतून का तेल वानस्पतिक तेल है। ये दोनों ही वर्ड याद रखें आप लोग। नारियल का तेल होता है ये आपका वनस्पति वसा होता है, जबकि जैतून का तेल होता है ये वनस्पति तेल होता है। बच्चों, वसा एवं तेल से साबुन बनाने में उपजात के रूप में ग्लिसरॉल मिलता है। क्या मिलता है? जब जो आपकी साबुन बनाई जाती है तेल या वसा से, तो उसमें उपजात के रूप में क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल मिलता है। और ग्लिसरॉल का उपयोग हजामत के साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए किया जाता है। हजामत का मतलब होता है बच्चों, जब शेविंग की जाती है, दाढ़ी बनाई जाती है, तो उसमें ग्लिसरॉल का उपयोग हजामत जो बनाई जाती है साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है। दाढ़ी बनाने वाले साबुन में अधिक झाग लाने के लिए क्या मिलाते हैं? रेजिन मिलाया जाता है। दाढ़ी बनाई जाती है तो आपने देखा होगा कि झाग आता है ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उसमें रेजिन मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? रेजिन मिलाते हैं। साबुन कार्बनिक एसिड लवण वर्ग का यौगिक है। सही बात है, जो साबुन होता है ये कार्बनिक एसिड लवण वर्ग का क्या होता है? यौगिक होता है।
तेल व वसा उच्च वसा अम्लों के क्या होते हैं, एस्टर के मिश्रण होते हैं। ध्यान रखें, तेल व वसा उच्च वसा अम्लों के क्या होते हैं, एस्टर के मिश्रण होते हैं। डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग में मृदु व कठोर जल दोनों में कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग चाहे कठोर जल हो या मृदु जल हो, दोनों में हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर यानी अपमार्जक जो होता है वो। मृदु कठोर जल समझते हो कि नहीं, मतलब चाहे उसमें लवण हो तो वो आपका कठोर जल, लवण नहीं है तो वह मृदु जल होता है। हाइड्रोजनीकरण द्वारा तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, यानी डालडा जो होता है ना, वो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। तेल में एस्टर समूह उपस्थित होता है। तेल में कौन सा समूह पाया जाता है, ध्यान रखें, एस्टर समूह पाया जाता है। तो बच्चों आपने देखा तेल एवं वसा से संबंधित जो भी प्रश्न है आपके सभी क्लियर कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। लैक्टोज दुग्ध शर्करा है, मतलब लैक्टोज जो होती है ना, इसके कारण ही दूध हमको मीठा लगता है, थोड़ा सा आपको पता है, ये दूध में ही पाई जाती है। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है, याद रखें, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। मधुमेह यानी डायबिटीज रोगियों के लिए शक्कर की जगह कौन सा क्या दिया जाता है, फ्रक्टोज दिया जाता है। याद रखें, सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा ही फ्रक्टोज होती है, और अगर किसी को डायबिटीज है तो चीनी की जगह आप लोग उसको फ्रक्टोज यानी शहद उसको खिला सकते हैं, डोंट वरी। अंकुरित बीजों में मुख्य रूप से माल्टोज शर्करा पाई जाती है। अंकुरित बीज, जो भी बीज अंकुरित होते हैं ना, उनमें यदि हम लोग चेक करें तो कौन सी शुगर मिलेगी, माल्टोज शुगर उसमें मिलती है। स्टार्च जो होता है ये एक पॉलीसैकेराइड होता है बच्चों, याद रखें, स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, सब जानते हैं इसको। विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है सेलुलोज। कौन सा है, सेलुलोज। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, सब जानते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है उसका कलर लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन एक्चुअल में होता क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है बच्चों, याद रखें, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, याद रखें आप लोग, इसका रासायनिक नाम, ओरल बता रहा हूँ, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और सबसे अधिक है पके हुए आम, गाजर, पपीता आदि में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसकी कमी से मनुष्यों में या पशुओं में रतौंधी रोग, रतौंधी का मतलब होता है ब्लाइंडनेस, वह वाला रोग हो जाता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं बच्चों। विटामिन डी होता है ना आपका, ये आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, और ये इसका मुख्य स्रोत है, क्या मुख्य स्रोत या सोर्स कह सकते हैं। सनशाइन विटामिन क्यों करें, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो आता है सूर्य की किरणों के द्वारा, मनुष्य या कोई भी जानवर इसी के द्वारा विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, ध्यान रखें विशेषकर। इसकी कमी से आपका सूखा रोग, जिसको हम लोग रिकेट्स बीमारी भी कहते हैं, रिकेट्स से सूखा रोग हो जाता है, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी सबसे अधिक मैं आपको बताना चाहूंगा खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें, खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, चेरी है, इन सभी में आपका विटामिन सी पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, ध्यान रखें, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, स्कर्वी रोग, मतलब दांत जो होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, इनमें से ब्लड निकलने लगता है, खून आने लगता है, तो ये ध्यान रखें इस बात का। लार जो होती है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, विशेष याद रखें, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, याद रखें, जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक रूप से एक तरीके से क्या है, वो प्रोटीन ही होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। लिपिड्स को ही वसा कहते हैं, सही बात है, लिपिड्स जो होता है ना उसका दूसरा नाम वसा ही है, याद रखें आप लोग, इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, अभी बता चुका हूं मैं आपको। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पका आम है, ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। लिपिड्स जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब वसा को यदि पानी में डालोगे तो वह मिलेगा नहीं, ऊपर ही तैरता रहेगा।
विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। मैं बता रहा था आपको, सूखा रोग बोले तो रिकेट्स रोग, यानी बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कपास का प्रमुख अवयव सेलुलोज होता है। आपने रुई देखी होगी बच्चों, रुई जो होती है ना प्योर सेलुलोज होती है, और सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। प्राकृतिक रेशम जो होता है ना, ये प्रोटीन का उदाहरण है। मतलब जो रेशम है ना एक्चुअल में वो क्या है, प्रोटीन ही है। याद रखें, जो रेशम है वो एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन ही है, ध्यान रखें आप लोग। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के, यानी अडैक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। अडैक जो विटामिन होते हैं ये फैट में घुलनशील होते हैं। इसके बाद अंगूर में 20 से 30% ग्लूकोज पाया जाता है। अंगूर जो होता है आपका, अंगूर में 20 से 30% ग्लूकोज पाया जाता है। और अंगूर में चीनी कितनी परसेंट होती है, 26% शर्करा। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। आपको पता है कि विटामिन के जो होता है इसका साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है, जबकि इस चोट लगने से जो ब्लड निकलता है वह निकलता ही रहे, निकलते रहे अगर विटामिन के की कमी हो जाए। समझ गए ना। तो विटामिन के यदि है तो रक्त का थक्का जम जाता है, मतलब जो खून बहने से बंद हो जाता है। ग्लूकोज शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सब जानते हैं ग्लूकोज जो होता है ना ये बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। पराबैंगनी प्रकाश से एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। सब लोग याद रखेंगे, पराबैंगनी जो प्रकाश होता है, प्रकाश का पराबैंगनी किरणें होती हैं एक्चुअल में, उसके कारण एंजाइम क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कोशिका भित्ति के निर्माण में लिपिड से सहायक होता है। लिपिड्स बोले तो फैट। कोशिका भित्ति, कोशिका के ऊपर की जो बॉल होती है बोले सेल बॉल बोलते हैं उसको, उसमें लिपिड्स सहायक होता है। आलू का प्रमुख अवयव स्टार्च है। ध्यान रखें, आलू में मुख्य रूप से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो स्टार्च पाया जाता है। विटामिन ई जो होती है इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेरिलिटी इसको बोलते हैं, नपुंसकता इसको बोला जाता है। प्रजनन करने की क्षमता खत्म हो जाती है विटामिन ई के कारण। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। और विटामिन 2 का क्या है, विटामिन बी2 का क्या है, ध्यान रखें, विटामिन बी2 का जो है वो है आपका राइबोफ्लेविन। ये याद रखें आप लोग, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, मनुष्यों में जो हैजा रोग होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। याद रखें, हैजा रोग किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जीवाणु की खोज किसने की, तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक है, वैज्ञानिक का नाम है जिसने जीवाणु की खोज की थी। और एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है। किसका पिता, सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है इन्हीं को। जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेलेला फ्यूजिकोला से प्राप्त होता है। जिब्रेलिन हार्मोन किससे प्राप्त होता है, जिब्रेला फ्यूजिकोला कवक से। कवक भी याद रखें, जिब्रेला फ्यूजिकोला कवक से प्राप्त होता है। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज कहलाते हैं। ध्यान रखें, कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज कहलाते हैं। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक जो दवा बनाई गई थी पेनिसिलिन, वो आपकी पेनिसिलियम नोटेटम कवक के द्वारा, कवक का नाम याद रखें, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त की गई थी। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु, मतलब एड्स की जो बीमारी होती है, एड्स की जो बीमारी होती है वो विषाणु से या वायरस से होती है। और इसके लिए उत्तरदायी जो विषाणु है वो है एडिनो विषाणु। क्या नाम है, एडिनो विषाणु। नील हरे शैवाल को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सब जानते हैं शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तंबाकू का मौजिक रोग वायरस से या विषाणु से होता है। तंबाकू का मौजिक रोग किसके द्वारा होता है, ध्यान रखें, विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस बाइफिडिस भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। ध्यान रखें, कौन, प्रोटोजोआ। सूत्रकृमि पौधों में वायरस के रोग वाहक का कार्य करते हैं।
कोई भी वायरस जनित बीमारी है उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का कार्य सूत्रकृमि या नेमाटोड का होता है। इंग्लिश में सूत्रकृमि को नेमाटोड कहा जाता है। साइट्रिक एसिड का निर्माण एस्परजिलस नाइगर कवक के द्वारा होता है। साइट्रिक एसिड एक खट्टा पदार्थ होता है जनरली, और इसका निर्माण एस्परजिलस नाइगर फंगस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मनुष्यों में दाद की बीमारी ट्राइकोफाइटोकॉन कवक के द्वारा होती है। विशेष याद रखें, मनुष्यों में दाद खाज खुजली जो होती है ना, वो ट्राइकोफाइटोकॉन फंगस के द्वारा होती है। सिरका के निर्माण में एसिटोबैक्टर जीवाणु सहायक है। सिरका भी एक खट्टा पदार्थ होता है साइट्रिक एसिड के द्वारा। इसको भी एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा? एसिटोबैक्टर जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है। जीवाणुओं में पन हरित नहीं पाया जाता है, मतलब जीवाणु हरे नहीं होते, उनमें क्लोरोफिल का क्या रहता है? क्लोरोफिल को हिंदी में पनहरिम बोलते हैं, और उसका अभाव पाया जाता है क्लोरोफिल का। ये याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं हरे रंग के शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल बोले तो कजी जो काई होती है, आपने देखा होगा पानी जहाँ पर बहता रहता है या भरा रहता है, वहाँ पर नीचे हरा हरा जो पदार्थ आपने देखा होगा उसको हम लोग शैवाल कहा जाता है, और उनमें क्लोरोफिल रहता है। जनरली प्रकाश संश्लेषण वो करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इसको बोलते हैं। टीबी की जो बीमारी होती है ये जीवाणु जनित बीमारी है। जो टीबी बीमारी है ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। कवक क्या होते हैं? कवक परजीवी होते हैं, दूसरों पर अपना जीवन यापन करते हैं। सूक्ष्म जैविकी के पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये सहजीवी जीवाणु, मतलब साथ रहता है, आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, साथ रह के अपना जीवन यापन करता है। जैसे राइजोबियम जो होता है ना, दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, और ये वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक के द्वारा होता है। याद रखें, मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा फंगस के द्वारा होता है। नीलहरे शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ध्यान रखना, जो कजी होती है, काई होती है ना, धान के खेत में पानी भर रहता है तो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। युगलीना जीव ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि युगलीना जीव में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है तो वह प्रकाश संश्लेषण करेगा। सिंपल सी बात है। कौन सा जीव? युगलीना जीव। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया जो रोग है ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक प्रोटोजोआ से होता है। अभी बता रहा था मैं, पेंसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक दवा है, इसको पेंसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया जाता है। बता दिया मैंने आपको, याद रखें। नेक्स्ट है आपका, बेकरी उद्योग में ब्रेड बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, आवश्यक है। ब्रेड जानते हैं कि नहीं? टोस्ट एवं ब्रेड जो बनाया जाता है। ठीक है, चलिए। मोबाइल में यदि आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप लोग जो है ना मोबाइल को रोटेट कर लें, चौड़ाई में कर लें स्क्रीन को, जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे, है ना। चलिए, 28वां है, HIV का पूरा नाम ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। HIV का पूरा नाम याद रखें, ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। शैवाल स्वयंपोषी होते हैं, मतलब खुद अपना भोजन बना के खाते हैं, इसको स्वयंपोषी बोलते हैं। विषाणु की खोज आइनोवस्की ने सन 1898 में की थी। याद रखें, विषाणु की खोज, वायरस की खोज किसने की थी? 1898 में आइनोवस्की ने की थी। इसके बाद गलसुआ रोग किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है। कुत्तों का पागलपन रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज विषाणु से होता है। कुत्तों का पागलपन रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज विषाणु से होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, केंचुआ जो होता है इसे किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। आपको मालूम है कि इससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। हेक्सापोडा का अर्थ होता है जिसके 6 पाँव हों। हेक्सापोडा का अर्थ क्या है? जिसके 6 पाँव हों। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसीफेरा लाका होता है। याद रखें, लाख कीट जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लेसीफेरा लाका। मधुमक्खी एक लाभदायक कीट है। सब जानते हैं कि मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, इसलिए वह लाभदायक कीट की श्रेणी में आती है। मधुमक्खी है जैसे आपके लाख कीट है जैसे आपका, और रेशम कीट है, ये सभी आपके कैसे होते हैं? लाभदायक कीट होते हैं, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा होता है। केंचुआ उभयलिंगी होता है, विशेषकर याद रखना है आपको।
दीमक को सफ़ेद चींटी के नाम से जानते हैं। दीमक जानते होंगे आप लोग, दीमक बोले तो जो लकड़ी खा जाती है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में कोई दीम बोलता है, कोई कुछ बोलता है, दियारा बोलता है, जो भी है अपने भाषा में, है ना। मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, ये बात भी सब लोग जानते हैं कि मधुमक्खी से क्या मिलता है, शहद प्राप्त होता है, इसलिए तो लाभदायक है। टिड्डे फसल के लिए हानिकारक होते हैं। टिड्डे जानते होंगे आप लोग, जो कि फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, पूरी फसल चट कर जाते हैं। केंचुआ का संघ क्या है, तो केंचुआ का संघ है एनीलिडा। केंचुआ का संघ क्या है बच्चों, एनीलिडा है। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों, केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटेमा पोस्थुमा होता है। क्या होता है, फेरिटेमा पोस्थुमा केंचुआ का वैज्ञानिक नाम होता है। प्रोस्टोमियम क्या है, तो प्रोस्टोमियम केंचुआ के शरीर का एक अंग होता है। प्रोस्टोमियम केंचुआ के शरीर का क्या होता है, एक अंग होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है बच्चों। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहते हैं। तिलचट्टा में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। तिलचट्टा में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। टिड्डे का संघ क्या है, तो टिड्डे का संघ है आर्थ्रोपोडा। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके, इसलिए आपको याद रखना है और एग्जाम में ये पूछे जाने हैं। अनेक कीटों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। बहुत सारे कीट जो है ना, का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं लोग बाग, खासकर चाइना के। केंचुआ में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। त्वचा में छिद्र होते हैं, उनको हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, उनके द्वारा केंचुआ में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। दीमक का भोजन सेलुलोज है। सब याद रखें, दीमक का भोजन क्या है, सेलुलोज है। सेलुलोज खाना पसंद करती है दीमक। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों, रांची झारखंड में स्थित है। कॉकरोच का वंश कौन सा है, तो कॉकरोच का वंश है पेरिप्लेनेटा। क्या है कॉकरोच का वंश, पेरिप्लेनेटा। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, अपने समाज के साथ रहती है, इसलिए याद रखना है एक सामाजिक कीट होता है मधुमक्खी। अकेली नहीं रहती मधुमक्खी, समाज में रहती है। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन 2000 अंडे देती है। रानी मधुमक्खी प्रतिदिन देखिए कितने अंडे देती है, 2000। विश्वास नहीं हो रहा होगा। भारत लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश। सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है। अच्छा, लाख समझते हो ना, जो सोने की वस्तुओं में लगाई जाती है, लाख की चूड़ियाँ होती हैं, लाख का फलाना लाख, है ना, वही लाख। लाख में रेजिन 68% पाया जाता है। ध्यान रखें, लाख में रेजिन कितना पाया जाता है, 68%। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना भैया। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बोम्बैक्स मुराई। याद रखें, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम होता है बोम्बैक्स मुराई। लाख कीट का तो बता ही चुका हूँ, लेसिफेरा लाका। दीमक का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, ओडोंटोटर्मेस ओवेसिस। दीमक का वैज्ञानिक नाम होता है। केंचुआ का जीवन काल 3 से 10 वर्ष तक होता है, केंचुआ का जीवन काल। इसके बाद शहद क्या है, शहद बच्चों एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक होता है। ध्यान रखें बच्चों, शहद एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक होता है। एक ओटी और मेरी तरफ से जो है आप जोड़ लेना, जो रानी मधुमक्खी होती है जनरली, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है, ये याद रखें आप लोग, है ना। और जो बड़ी वाली मधुमक्खी होती है उसका एपिस डोरसेटा होता है, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था। ये चैप्टर नंबर बच्चों 7वां है, और उसके ओटी हम भूल आए थे, तो यहाँ पर हमने इनको ऐड कर दिया है। ध्यान रखें, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वर्जीनियस साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था। ध्यान रखें, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, वर्जीलियस वैज्ञानिक ने किया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, ये भी आपको पहले बता चुका हूँ इससे पहले वाले चैप्टर में। दैनिक जीवन में सबसे अधिक कार्बनिक यौगिकों का ही उपयोग होता है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है ना, उसी के ये ओटी है, ध्यान रखें। चैप्टर नंबर शायद 7 है, कंफर्म नहीं है, देख लेना आप लोग। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। सबको मालूम है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है।
मैथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो बता चुका हूँ, मैथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल है और एथिल अल्कोहल का क्या था? एथेनॉल है, ये पता होगा आपको। एसिटिक एसिड का सूत्र याद रखिएगा, CH3COOH होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है आपका? ध्यान रखें आप लोग, CH3COOH है। एलिफेटिक यौगिक खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। एलिफेटिक जो यौगिक होते हैं ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। एरोमेटिक यौगिक जल में अविलय होते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं। बॉन्ड CHO समूह एल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है। बॉन्ड CHO आपका एल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है। एलिफेटिक यौगिकों से धुआं रहित ज्वाला निकलती है। कैसी? धुआं रहित। एलिफेटिक यौगिक जैसे में हम बात करें, मीथेन है, ईथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये सभी एलिफेटिक यौगिक होते हैं। यदि इनको जलाया जाता है तो इनसे धुआं नहीं निकलती, धुआं बिल्कुल नहीं निकलता। जबकि एरोमेटिक यौगिक से धुएं वाली ज्वाला निकलती है, जैसे आपका मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी एरोमेटिक। यदि इनको जलाएंगे तो धुआं निकलेगा साथ में, आग के साथ। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को हुलर ने बनाया था, ये याद रखें आप लोग। घरेलू ईंधन LPG के रूप में ब्यूटेन गैस उपयोग होती है। अपना घरेलू ईंधन जो सिलेंडर होता है ना, उसमें कौन सी गैस होती है आपकी? ब्यूटेन गैस होती है। एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन को कहते हैं और मीथेन का सूत्र CH4 होता है, आपको पता होना चाहिए। सिरके के रूप में एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। सिरका बोले तो एक खट्टा पदार्थ होता है और उसमें एसिटिक एसिड उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सही बात है, क्योंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मीथेन का सूत्र बता ही दिया, CH4 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ध्यान रखें, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। इसके बाद IUPAC का पूरा नाम वहाँ पर बता दिया था, फिर भी याद रखें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक है ना, तो एक चैप्टर रह गया था 7वां, उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, जिसके OT आपको क्लियर करा दिए। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका बच्चों, ग्रेगर जोहन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक या पिता कहा जाता है। याद रखें, जोहन मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल पूरा नाम है, जिनको अनुवांशिकी या जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, याद रखें आप लोग। गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। क्या होता है? DNA। ठीक है ना। इसके बाद संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति संकर ऊर्ज कहलाती है। संकरण में अगर कोई लाभदायक आपका लक्षण आता है तो उसे हम लोग संकर ऊर्ज के नाम से जानते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना, और मटर भी कौन सी? उद्यान मटर। ध्यान रखें, मटर भी कौन सी? उद्यान मटर का उपयोग किया, गार्डन पी जिसको हम कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल जो वैज्ञानिक थे, जिन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जा रहा है, उन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों पर क्या किया था? स्टडी की थी। माता पिता से संतान में भिन्नता आने को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। माता पिता से जो संतान पैदा हो रही है, यदि कुछ अलग टाइप के लक्षण उनमें आ रहे हैं तो उसको हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। अनुवांशिकी शब्द किसने की दिया? तो अनुवांशिकी शब्द सबसे पहले विलियम्स गॉड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम्स गॉड ने दिया था। गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट कोशिका में पाए जाना बहुगुणता कहलाता है। पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं इंग्लिश में। गुणसूत्र के 2 या 2 से अधिक सेट अगर सेल में मिल जाए तो समझ लीजिए उसको हम लोग बहुगुणता बोलेंगे। मटर जो होती है ये परपरागित फसल है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है। क्या होती है? परपरागित या क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है। मेंडल ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया मत लिख देना, ऑस्ट्रिया एक देश है, उसके निवासी थे। जीन अनुवांशिक लक्षणों के बाक होते हैं। जीन जो होते हैं लक्षणों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। बहुसंकरण एवं वंशावली संकरण की विधियां हैं। बहुसंकरण एवं वंशावली क्या है? ये हाइब्रिडाइजेशन की क्या है? मेथड्स हैं। मेंडल के 3 नियम थे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। मेंडल के 3 नियम आपको याद होना चाहिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का और पृथक्करण का नियम। ठीक है, चलिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। याद रखें, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार इंटू
ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंबाई होता है। विषमबाहु का त्रिभुज का सूत्र याद रखिएगा, ये रूट है पूरा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी सब रूट में। इसे हैरो का सूत्र भी कहा जाता है। किसका सूत्र कहा जाता है इसे? हैरो का सूत्र। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए रूट वी स्क्वायर और ए स्क्वायर, याद रखें आप लोग। समबाहु त्रिभुज रूट 3/4 भुजा का वर्ग, रूट 3/4 भुजा का वर्ग या भुजा का स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सूत्र याद रखना है भैया, आएंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। वृत्त की परिधि 2πr होती है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। भैया याद रखना, आएंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a², ए का मतलब भुजा, मतलब 6 भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है? AQ। घन का आयतन क्या होता है बच्चों? AQ। एक घन में फलकों की संख्या कितनी होती है? एक घन में फलक होते हैं 6। एक घन में कोरों की संख्या कितनी होती है? तो एक घन में कोरों की संख्या होती है 12। वृत्त की परिधि अगर 35 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 35/2 मतलब आधी होती है, ध्यान रखें। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों की माप क्या होती है? बराबर होती है। और घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का Q। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का Q, या AQ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। घन का आयतन AQ, A का मतलब है भुजा। एक घन में कोरों की संख्या 12, ये बता चुका हूँ आपको। और वृत्त की परिधि ये बता ही चुका हूँ, तीनों आपकी क्लियर कर चुका हूँ। क्षेत्रप्रति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के से हुई थी और जिसका अर्थ होता है माप। क्षेत्रमिति, चैप्टर का नाम क्षेत्रमिति है तो इसलिए उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई और जिसका अर्थ क्या होता है? माप। क्षेत्रमिति गणित की एक शाखा है। क्षेत्रमिति क्या है? गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम ज्यामितीय आकृतियों, क्षेत्रफल, आयतन आदि का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, सब लोग जानते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। जो समकोण त्रिभुज होता है इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से आपका 90 डिग्री होता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका विषमबाहु त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती। नाम ही उसका विषमबाहु है। जब विषम होगा तो उसकी तीनों भुजाएं देखेंगे तो अलग अलग लंबाई की मिल जाएंगी आपको। समबाहु त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अब समबाहु है, समान है, तो बिल्कुल तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। इसके बाद हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं बराबर होंगी। 2 भाव है ना, लिख पता चल रहा है उससे। 4 सरल रेखाओं से घिरे समतल क्षेत्रफल को चतुर्भुज कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसे आयत कहते हैं। और चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। याद रखें, आयत वर्ग में कंफ्यूज मत हो जाना। आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर हैं तो उसको आयत कहेंगे, और चारों भुजाएं बराबर हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। और लास्ट में इस सारणी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारणी पूरे मान याद रखना है आपको। साइन थीटा, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, 90, 180, 270 और 360, कॉस 10, कोसेक, सेक, कोटेक। ये तो आपको या तो बनानी आना चाहिए, बनानी नहीं आना तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाना है एग्जाम में। 100% आपका OT यहाँ से आएंगे, इसलिए याद रखें, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए बच्चा, पूरे OT कंप्लीट होते हैं आपके। एक नंबर का एक OT रह गया लास्ट चैप्टर से, आपका साइंस की 3rd में से एक OT पूछा जाना है, वो रह गया, पर कोई बात नहीं है, आप लोग देख लेना उसको, है ना। और नहीं तो मैं आप क्या करूँगा कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाऊंगा उसमें से जो भी OT पूछे जाएंगे तो मैं OT आपको वो कंप्लीट करा दूंगा, है ना। तो आप चिंता ना करें उस चीज़ को लेकर के। बाकी यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें तो आपके पूरे हो जाएंगे। इसको याद कर लेना भैया, सारणी में से पूछे जाएंगे, नहीं कहो कि सर ने बताया नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।